नमस्कार, मैं रिम्पी लिखा आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं रण सिंह पंवार जी, जो कि वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2023 मॉस्को रशिया में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ और उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस सफलता के लिए। तो सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रिम्पी मैडम, और आपके जितने भी श्रोता हैं ऑल इंडिया रेडियो हिसार स्टेशन के, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। जी, शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ये ग्रैपलिंग चैंपियनशिप या ग्रैपलिंग रेसलिंग जिसके बारे में हमारे श्रोताओं को चाहूँगी कि आप बताएँ। ग्रैपलिंग की बात करें तो ग्रैपलिंग, अगर हम भारतीय भाषा में हम कहें तो एक मल्ल युद्ध जिसको हम बोलते हैं, प्राचीन परंपरा में रहा है। महाभारत काल से आप देखते हैं, रामायण काल से भी देखते हैं। तो मल्ल युद्ध जो होता था उसको हम आज आधुनिक युग में ग्रैपलिंग के नाम से जानते हैं। इसको जो नियमबद्ध करके यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो है इसको नियमबद्ध किया और परंपरा के अंदर आधुनिक रूप में इसको ग्रैपलिंग के तौर पे लाया गया है खेल। तो आपका अनुभव कैसा रहा जो आप मॉस्को गए और आपने इतनी बड़ी चैंपियनशिप में जीत हासिल की, ब्रोंज मेडल हासिल किया, तो आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, सबसे पहले बात करें, मेरा खेल का जो जुड़ाव है वो बचपन से है और मैं स्कूल टाइम से ही इस कुश्ती का प्लेयर रहा हूँ, खिलाड़ी रहा हूँ। कुश्ती के अंदर मैंने 2005 तक अपनी कंपटीशंस कॉलेज टाइम तक लड़ा। इसके बाद अचानक जो है घरेलू परिस्थितियों के कारण मैं आगे नहीं कर पाया। तो एक ठहराव के बाद 16-17 साल के बाद 2021 में मैं इस खेल से दोबारा जुड़ा। पहले कुश्ती का प्लेयर था। ग्रैपलिंग की बात करें तो ग्रैपलिंग कुश्ती की एक विधा है। ये मिश्रण है जूडो, जुजुत्सु और कुश्ती का। तो इस खेल से जब मुझे लगाव हुआ तो मैं इसकी तरफ बढ़ा और हमने पहले तो जो अपने प्लेयर्स हैं उनको प्रशिक्षण देना शुरू किया। इसके बाद में ये लगा कि एज ए प्लेयर भी हमें खेलना चाहिए और इस खेल के अंदर भाग लिया। और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरे लिए एक सपना था शुरू से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहलवानी के अंदर जाएंगे, प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कुश्ती में नहीं ले पाया, लेकिन ग्रैपलिंग में जो मुझे ये अवसर मिला तो मैंने इसमें भाग लिया और जो कांस्य पदक मास्को रूस में इस प्रतियोगिता में जीत पाया। तो कितने सालों से आप कोशिश कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं इस खेल में आगे बढ़ने के लिए? प्रैक्टिस तो मैं 14 साल से ही लग गया था, अब 40 का हो चुका हूँ। अभी तक निरंतर मेरे को अभ्यास तो रहा, प्रैक्टिस में रहे, लेकिन कंपटीशन 2005 के बाद पहली बार जो अब 2023 के अंदर लड़ पाए। अच्छा, तो जैसे आपने 2023 में जो चैंपियनशिप जीती है और इसके लिए भी आपने कुछ समय पहले दोबारा से, जैसे आपने कहा बीच में आपका काफी गैप आ गया, हाँ, तो उसके लिए आप काफ़ी कितने समय गैप आ से? गया था। 2021 से मैंने जैसे प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को अपने अखाड़ों के अंदर ट्रेनिंग देना, सेमिनार करना, ये तमाम बातें चलती रही। तो हम साथ ही साथ में अपना भी अभ्यास करते रहे कि क्यों ना हम भी जो है इसमें भाग लें। जब हमारे खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, उनके लिए अगर हम खेलेंगे तो उनको और अच्छा लगेगा कि जब इस उम्र में ये प्लेयर्स के तौर पे खेल सकते हैं तो क्यों ना हम भी अच्छा करें। और इसीलिए मैंने ये मन बना लिया था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में एज ए प्लेयर भाग लेंगे। हालांकि मैं एज ए इंडिया टीम कोच या एज ए इंटरनेशनल रेफरी के तौर पर भी इसमें भाग ले सकता था, क्वालिफाई अच्छा। इसके लिए। अच्छा, अच्छा। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका एक लंबा गैप रहा बीच में और दोबारा से आपको प्रेरणा मिली, आपने जैसे खेलते हुए देखा, तो इसका मुख्य कारण क्या रहा? दोबारा से खेलों से जुड़ने की प्रेरणा क्या रही? दोबारा से जुड़ने की ये थी कि हम व्यवस्था करते हैं खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए तमाम वो व्यवस्थाएं करते हैं कि जिस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकें। स्कूली टाइम से ले लीजिए आप, जिला स्तर से, राज्य स्तर से और राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये जो व्यवस्थाएं हैं खिलाड़ियों के लिए, वो हम करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब हम खेलते थे तो वो सपना था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने का और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनने का।
तो वो जब अवसर आया हमारे सामने कि हम खेल सकते हैं, इसके अंदर एक वेटरन कैटेगरी है जिसमें आपका सीनियर से अब वो 35 साल से 60 साल तक की उम्र में हम खेल सकते हैं। तो मेरी 40 की उम्र हुई थी, तो हम फिट भी अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो मैंने कहा जब हमें अवसर मिल रहा है खेलने का तो क्यों ना खेला जाए, और इसके लिए अगर अच्छा खेलेंगे, वही बात है, खाएगा इंडिया, खेलेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। तो अपनी डाइट प्लान जो है दोबारा से तैयार किया, और जो प्रैक्टिस हल्की फुल्की करते थे उसमें और ज़्यादा मेहनत की, और अपने आप को प्रिपेयर किया कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हम मेडल लाने के योग्य हो जाएं। तो जैसे आपने एज ग्रुप की बात की कि 35 से लेके 60 साल तक के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो क्या जो अन्य जो रेसलिंग से जुड़े हुए जो खेल हैं, जैसे ग्रैपलिंग है और रेसलिंग में आपने कुछ अंतर भी बताया, तो इसमें क्या अंतर है कि क्या इस दूसरे खेलों में भी बड़ी उम्र के लोग भाग ले सकते हैं? देखो, ताकत का खेल है कुश्ती, और कुश्ती की ही एक ये विधा है। हाँ जी। तो भाग ले सकते हैं, और ताउम्र भी व्यक्ति जो है खेल सकता है। वो अपने आप को हीन भावना से महसूस ना करे कि भी उम्र का तकाजा हो गया, अब क्या खेलेंगे। और मेरी उम्र के लोग रिटायरमेंट पे आ जाते हैं और वो खेल छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पे दोबारा खेलना शुरू किया, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि फिट रहेंगे, खेलेंगे तो, और स्वस्थ रहेंगे। और हम जो खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देते हैं, अपने प्लेयर्स को तैयार करते हैं, या इस तरह के कंपटीशन्स में साथ जाते हैं, तो ज़्यादा एनर्जिक महसूस करते हैं, और इसीलिए हमने दोबारा से इसको शुरू किया। तो अपनी फिटनेस के लिए आप किस तरह की दिनचर्या रखते हैं, और क्या आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए फिट बॉडी के लिए? सादा खाना, सादा रहना, और सुबह अपनी दिनचर्या में सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे उठना, ग्राउंड में जाना, दौड़ धूप करना, और उसके बाद में जो है किसी तरह का जैसे तेलीय पदार्थ किसी बने हुए व्यंजन ना खाना, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाना, और अपना आचार व्यवहार ठीक रखना। ये सब तमाम बातें हैं जो पहलवान को चाहिए, और अच्छी डाइट जो खा सकते हैं पहलवान वो खाए, क्योंकि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो जहाँ दूध दही का खाना, ऐसा हमारा हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर दूध दही से ही पहलवान तैयार होते हैं। और कंट्रीज में लगाइए और क्षेत्र में बहुत सारे व्यंजन खाने पड़ते हैं, लेकिन हमारा दूध दही ऐसा होता है कि आज हरियाणवी पहलवान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि यहाँ पे जो भोजन है वो इतना संपूर्ण आहार है कि दूसरे व्यंजनों की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। तो इसलिए सादा भोजन खा करके भी यहाँ के पहलवान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि खाएगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण व्यवहार है इस खेल के अंदर वो है आपका भोजन। आपका भोजन अच्छा है, ताकतवर है, आपको बनाने वाला भोजन है, तो ही आप इस जैसी विधा के अंदर भाग ले सकते हैं अच्छी तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि खान-पान अच्छा होना चाहिए, हमारी दिनचर्या मतलब संतुलित होना चाहिए सब कुछ। तो अब इसके अलावा जैसे आपने ये भी बताया था कि आप पत्रकारिता भी करते हैं। तो पत्रकारिता के साथ-साथ खेल के लिए आप कब समय निकालते हैं? कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं डेली? देखिए, पत्रकारिता मेरा एक प्रोफेशन है जिसके अंदर मेरा रोजगार चलता है, रोजी रोटी चलती है, और खेल मेरा जो है जुनून है। और खेल जिस खेल से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसकी भी एक जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, एज ए जनरल सेक्रेटरी हिसार बॉडी और मीडिया डायरेक्टर हरियाणा, क्योंकि इस खेल से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा जो मीडिया है मैं संभालता हूँ। दूसरा देखो, आप चाहे पत्रकार हैं, वकील हैं, चाहे कुछ भी हैं, मान लो आपका कोई भी प्रोफेशन हो, लेकिन अपने जीवन में अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है। चाहे वह योगा हो, चाहे आपकी दौड़ हो, धूप हो, साइकिलिंग हो, कुछ भी हो। तो इसलिए मैं इस खेल को अपने स्वास्थ्य से जोड़कर भी देखता हूँ, और अगर स्वास्थ्य से जोड़कर देखता हूँ तो निश्चिंत है कि मुझे ये खेल अच्छा लगता है और मैं खेलता हूँ, और इससे मेरा जो है पूरी दिनचर्या और अच्छी तरह से निकलती है, क्योंकि जब खेलते हैं तो स्वस्थ शरीर होता है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। तो हम चाहते हैं कि जो
भी प्रोफेशन में हम हैं वो और अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि पत्रकारिता भी एक एनर्जेटिक प्रोफेशन है। इसके अंदर एनर्जी चाहिए, आपकी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सारी ताकत मुझे इस खेल के माध्यम से मिल जाती है। तो सर जैसा कि आपने कहा कि भी खेलों से युवाओं को और हर वर्ग को जुड़ा रहना चाहिए ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो बना रहे। लेकिन अगर हम ग्रैपलिंग रेसलिंग की ही बात करें, आप जैसे इसकी डिस्ट्रिक्ट बॉडी से भी जुड़े हुए हैं, उसका पार्ट भी हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किस उम्र में ग्रैपलिंग रेसलिंग के लिए बच्चे को शुरुआत कर देनी चाहिए? देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम गए मास्को रूस के अंदर, तो वहाँ 8 साल के किड्स भी भाग ले रहे थे। तो आप ये सोचिए कि 8 साल का बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, तो आप ये 7-6 से ही शुरू हो जाता है। तो जिसके अंदर जिस तरह की शरीर होता है, जिस तरह की उम्र होती है, उसी तरह की एक्सरसाइज, प्रैक्टिस और टेक्निक्स बताई जाती है। प्लेयर धीरे 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 जैसे ही बढ़ता जाता है, उसको उसी तरह की हार्ड प्रैक्टिस भी शुरू हो जाती है और उसकी डाइट भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। तो 6 साल से ये शुरू हो जाता है गेम, और 6 साल से लेके 60 साल तक का प्लेयर जो है इसमें भाग ले सकता है। और जो प्लेयर पहलवान या खिलाड़ी ग्रैपलिंग, कुश्ती, जुडो, जुजुत्सु से जुड़े होते हैं, मैं ये मानता हूँ कि उनकी उम्र नहीं बढ़ती। उम्र तो हो जाती है लेकिन शरीर कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। अगर नियमित वो व्यायाम में रहे तो वो 60 साल का भी वही ताकत और से खेल सकता है जितना कि जवान। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि भई 8 साल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो 6 से 7 साल का बच्चा भी इसकी शुरुआत कर सकता है। बिल्कुल। तो खेलों की बात हो रही है, अच्छी डाइट की बात हो रही है, तो आपका कैसा अनुभव रहा शुरू से, बचपन से लेके अब तक? आपने खेलों की शुरुआत किस उम्र में की? मैं 14 साल की उम्र में था, तब से मैंने शुरुआत की शुरू में नेशनल कबड्डी से। अंडर 14 की हमारी टीम होती थी, हम खेलते थे, हमारे कोच आते थे गांव में, बलिंदर कोच। उसके बाद में मैंने देखा कि धीरे धीरे जो कोच साहब की ड्यूटी अन्य स्थान पे होने के बाद हम जो है एक दूसरे साथी को बुलाते, क्योंकि टीम गेम था वो, बगैर टीम के खेला नहीं जाता, प्रैक्टिस नहीं होती। तो मेरा रुझान जो है कुश्ती की तरफ हुआ। हमारे रणधीर नैन कोच थे जो कि बाल आश्रम कैमरी के अंदर प्रैक्टिस करवाते थे, उनका सेंटर चलता था। मैंने वहाँ जाना शुरू किया और वहाँ भी मैंने शुरू किया तो मेरे को लगा कि भी एकल गेम के अंदर खुद व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा वो उसको उतनी ही काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एकल गेम मैंने लिया, इसलिए मैं कुश्ती को अपना जो है करियर के तौर पे देखने लगा। इस तरह के सवाल भी काफ़ी रहते हैं बच्चों के मन में कि भई हमें टीम गेम में जाना चाहिए या इंडिविजुअल, जैसा कि आपने कहा कि एकल खेलों में जाना चाहिए। उस पर आपकी क्या राय है? देखो, जहाँ पे माहौल बनता है टीम गेम का, और कोई एक क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे, जैसे बहुत सारे एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे फुटबॉल के मैदान बने हुए हैं और वहाँ पे फुटबॉल का माहौल होता है तो वो फुटबॉल खेलते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ कच्चे के अंदर क्षेत्र कम होता है लेकिन कबड्डी का मैदान अच्छा होता है तो वहाँ पे बच्चे कबड्डी खेलना पसंद करते हैं। बहुत सारे एक क्षेत्र ऐसे हैं जैसे शहर है, वहाँ कच्चे मैदान नहीं होते या बड़े मैदान नहीं होते, तो इस तरह के कुश्ती के मैट लगे होते हैं, जूडो के मैट लगे होते हैं तो वो जूडो खेल लेते हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मैदान बड़े बड़े होते हैं, वहाँ दौड़ने के लिए अच्छी जगह होती है तो वहाँ दौड़ धूप के लिए दौड़ में, एथलेटिक्स में बच्चे भाग लेना शुरू हो जाते हैं। वो अपना अपना क्षेत्र है और अपनी अपनी परंपराएं हैं। जिस खेल की जहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रतियोगिताएं होती हैं वहाँ पे उसी खेल के उतने ही ज़्यादा खिलाड़ी आपको मिलेंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब खेल को खेलते हुए देखते हैं खिलाड़ी को, तभी जो युवा है उस खेल की ओर आकर्षित होते हैं। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी टूर्नामेंट क्रिकेट्स की होती हैं तो बड़े लोग जो है क्रिकेट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, और छोटे गांव में जो है ज़्यादा प्रतियोगिताएं कबड्डी की होती हैं तो वहाँ कबड्डी खेलना पसंद करते हैं। तो जहाँ जैसा माहौल है वैसा ही खिलाड़ी वहाँ उस क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। तो अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, जैसे हिसार की बात करें या आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ पे कौन से खेलों में ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है आपको? हिसार की बात करें, गांव में जाएंगे तो आपको बहुत सारे कबड्डी के प्लेयर्स मिलेंगे आपको। फुटबॉल के बड़े बड़े मैदान स्कूलों में मिलेंगे आपको, तो स्कूलों में फुटबॉल के आपको मैदान खिलाड़ी मिलेंगे। और शहर में चले जाएं तो आपके बड़े शहरों में स्टेडियम है तो वहाँ पे आपको कुश्ती के बहुत सारे मैट
जूडो के मैट्स मिल जाएंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खिलाड़ी यहाँ पे मिलते हैं। तो मेरा जैसे गांव है, कैमरी गांव है, मैं कैमरी गांव से हूँ। तो वहाँ पे अच्छा मैदान बना हुआ है प्रताप स्टेडियम में फुटबॉल का। तो हमारे जो है अच्छे प्लेयर्स वहाँ से निकले हैं। स्कूल के अंदर हॉकी का मैदान है, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी के प्लेयर भी निकले हैं। शर्मिला गोदारा हमारी ओलंपियाड रही है। तो इस तरह से बहुत सारी प्लेयर हैं जो हॉकी के अंदर निकली। लेकिन आज की बात करें, उस समय हॉकी का मैदान था, हॉकी का ट्रेनर था, तो हॉकी के प्लेयर तैयार हुए। आज हॉकी का मैदान नहीं है, हॉकी का ट्रेनर नहीं है, डीपी मैडम होती थी वहाँ पे, वो नहीं है, तो वहाँ पे अब खत्म हो गया खेल। क्योंकि जो जहाँ आज मेरे गांव की बात करें, तो जब मैं खेलता था तब एक अच्छा मेट होता था, एक अच्छे प्रशिक्षक थे तो रणधीर ने, तब हमारे कुश्ती के प्लेयर बहुत होते थे। लेकिन आज अगर बात करें तो कोई मैट नहीं है, कोई प्रशिक्षक नहीं है। तो जो 5-6 ही कुश्ती के प्लेयर हैं जो बाहर प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी जैसे बाहर ही करता हूँ, तो वो धीरे धीरे खत्म हो गए। तो जो माहौल के अंदर जिस खेल के माहौल बना रहता है, वहाँ उस टाइम तक वो अच्छा क्षेत्र उस खेल में रहता है। ये तो बात हुई सर सुविधाओं की, जैसे कुछ सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं, कुछ अच्छे घरों के होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जो खुद से सुविधाएं जुटा भी लेते हैं। तो इसके अलावा क्या ऐसी कुछ दिक्कतें हैं जो आम खिलाड़ी को देखनी पड़ती हैं अपने करियर के दौरान? बिल्कुल है, क्योंकि कुछ लोग हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता ही लगा लीजिए आप, हर कोई इतना खर्चा वहन नहीं कर पाता वहां तक जाने के लिए। अब मुझे 2 लाख रुपया खर्चा आया, तो ठीक है, मैं कमाता हूँ इंडिविजुअल, अपना व्यवहार व्यवहार से कहीं ना इधर उधर से ले दे करके खेल के आ गया। लेकिन आम जो खिलाड़ी है, जो बच्चा खेलना चाहता है, उसके पेरेंट्स अगर उसमें सुविधा जुटाने में असमर्थ है, उसके लिए पैसा जुटाने में असमर्थ है। और जब एक बात और देखने में आई है, अगर प्रशासन है, जिला प्रशासन है, या आपकी सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो जब भी मदद करने के लिए आगे आते हैं जब मेडल आ जाता है। तो मेडल आने तक का जो सफर है, उसमें जो दिक्कतें आती हैं वो खुद व्यक्ति को सहन करनी पड़ती है, उसमें खुद ही उसको निपटना पड़ता है। क्या आपके भी इस सफर में कुछ ऐसी दिक्कतें आई जिसमें आपको परिवार का या दोस्तों का सहयोग लेना पड़ा, या किसके सहयोग से आप आज इस स्तर तक पहुंच सके? शुरू में मैंने मन बनाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे, पैसा लगेगा, तो मुझे मुझे पता था कि मेरी गोज जो है मेरी इतनी अलाउ नहीं करती, इतना एक पत्रकार कितना कमा सकता है। 2 लाख रुपए एकदम से चाहिए, तो मैंने कहा भी कोई कंपनी स्पॉन्सर मिल जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा रहे हैं बड़े लेवल, या किसी राजनेता का सहयोग मिल जाए। सरकारें जैसे सहयोग करती हैं, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। हालांकि आश्वासन मुझे 2-4 जगह से मिला, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे किसी दोस्तों से सहयोग लेना पड़ा, और दोस्त मेरे आगे भी आए और पूरा सहयोग किया, मैं ये खर्चा वहन कर पाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी एक पहचान बना के लौटे। उन्हीं दोस्तों के प्यार और सहयोग से हम जो मेडल जीतने में कामयाब हुए। तो अब जब आप जीत के आए हैं तो किस तरह से आपका स्वागत हुआ? सुनने में आया कि कुछ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था आपके स्वागत में। हाँ, बहुत सारा गांव में जब मैं पहली दफा आया तो ग्रामीणों ने अपना स्वागत किया, फूल मालाओं से और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। अच्छा लगा, मुझे फक्र हुआ कि भाई कुछ जीत के आए हैं। और ये हालांकि कुछ खेल के अंदर हार जीत बनी रहती है। मेरा एक मानना है कि गिरते हैं सहसवारे मैदाने जग में, वो पातिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसलिए इस उम्र में आके हार जीत को हम इतना महत्व नहीं देते, खेलना जरूरी है। हमने कहा प्रतिभागी बनना जरूरी है। और उस प्रतियोगिता में जब मेडल जीत के गांव में आए, तो कुछ लेकर के आए देश के लिए। और हम चाहते हैं कि ये जो मेडल है, कांस्य पदक जो जीत के आया, क्योंकि हम उस समय एक गांव शहर का नेतृत्व नहीं कर रहे होते, देश का नेतृत्व कर रहे होते हैं। इसलिए ये जो मेडल है, ये देश का मेडल है, उस पर हर देशवासी का हक है। मेरा मेरा अकेले का हक नहीं है, हर देशवासी का। इसलिए देश को समर्पित करते हैं अपना जो मेडल है। और गांव वालों ने अच्छा स्वागत किया। उसके बाद में पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, तो पत्रकारों ने भी एक कार्यक्रम किया एक होटल में, और लंच वगैरह की व्यवस्था, गणमान्य व्यक्तियों को, अधिकारियों को, पत्रकारों को, तमाम उन लोगों को, गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया इस स्वागत समारोह में, और एक अच्छा स्वागत मेरा किया गया। मुझे अच्छी अनुभूति हुई। तो ये तो जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हुई, लेकिन इससे पहले भी आपने कुछ चैंपियनशिप्स में हिस्सा लिया होगा?
तो अगर कभी आपको, जैसे आपने कहा कि हार जीत में कोई मतलब फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है, मैं हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जीत को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप हारे और फिर से खड़े हुए, या हारने के बाद आपको दुःख हुआ तो आपको किसी ने दोबारा से खड़े होने के लिए प्रेरित किया, ऐसा कुछ आपका अनुभव रहा? इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतियोगिता से जाने से पहले मेरी नेशनल चैंपियनशिप थी और हुँ, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। 2 खिलाड़ी जा सकते थे फर्स्ट और सेकंड में, इसमें सिलेक्शन मेरा हो गया था। हुँ। लेकिन इसके बाद मुझे चोट लग गई, अरे! हुँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे हुँ, को कंधे में फ्रैक्चर आया। 1 महीना मेरा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का रहा था। तो इस दौरान मैंने कहा मैं अपना जो दौरा है, ये जो स्पोर्ट्स है, ये कैंसल नहीं करूँगा और मैंने कोशिश की और रिकवर किया उस चोट को। और मैंने हुँ। कहा अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बार अवसर मिला है, तो वो गँवाएँगे नहीं, चोट को उभरेंगे और चोट को ठीक किया अपने जैसे-तैसे और उसके लिए प्रिपेयर किया। हुँ, लेकिन वो चोट मेरी इतनी ज़्यादा थी कि जो मुझे गोल्ड मेडल आना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, हुँ, हुँ, और हुँ, वो जो कांस्य पदक का जो बीच का गैप है, वो मैं इस चोट के कारण नहीं कर पाया। बस इतना ही मुझे मलाल है। हुँ, अगर ये हुँ। चोट नहीं होती तो मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज गोल्ड मेडलिस्ट होता। तो क्या आगे भी आपकी कोशिशें जारी रहेंगी आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए? आगे की क्या प्लानिंग है अब आपकी? ये तो शुरुआत थी, हुँ, हुँ। देखना है आगे होता है क्या, हुँ, हुँ। और आगे और अच्छा करेंगे। हुँ, और हुँ। जो प्लेयर्स आज 105 मेडल भारत के लिए जीत के आए हुँ, हुँ। और प्रथम स्थान पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्रैपलिंग खेल की पहचान बनाई है, वो और ज़्यादा मेडल्स की संख्या बढ़ेगी। हुँ, और हुँ। अपने क्षेत्र से 6 पहलवान थे हिसार से, हुँ, हुँ। वो भी और संख्या बढ़ाएँगे और खेल के लिए कार्य करते हैं और खेल के लिए लगे रहेंगे और खुद भी खेलेंगे और खिलाड़ी भी तैयार करेंगे। क्या बात है! बहुत शानदार आपका अनुभव रहा और बहुत शानदार आपकी बातें रहीं। मैं अंत में चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश अगर देना चाहें, हमारे युवाओं को, हमारी बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जो एक समय के बाद अपने आप को यूँ सोच लेते हैं कि भई हम तो रिटायर हो गए हैं। तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा आपके श्रोताओं को, जितने भी सुनने वाले हैं, कि खिलाड़ी कभी बूढ़ा नहीं होता। जैसे एक अध्यापक बूढ़ा नहीं होता, वो सीखता रहता है और सिखाता रहता है, उसी तरह से एक खिलाड़ी कभी बूढ़ा नहीं होता। वो नौजवान की तरह लगा रहता है, उमंग से भरा होता है। खिलाड़ी होता ही खिलाड़ी इसलिए है कि उसके अंदर अलग इसलिए होता है कि उसके अंदर ताकत, जुनून, जोश भरा रहता है और इसीलिए वो खिलाड़ी कहलाता है। तो जैसे कि जो आज का युवा है, वो नशे की गर्त में लगातार बढ़ रहा है। हुँ, हुँ। उसके पास कोई काम नहीं है, बेरोज़गार अपने आप को महसूस करता है, तो उसको स्पोर्ट्स की ओर बढ़ना चाहिए। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। रोज़गार तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति नशे की ओर बढ़ जाता है, तो उससे नहीं निकल सकता। हुँ, हुँ। तो नशे से बचना चाहिए और अच्छा खान-पान, अगर ताकतवर युवा हमारा होगा, तो देश हमारा ताकतवर होगा। क्योंकि युवाओं के ऊपर ही देश निर्भर करता है बिल्कुल। और युवा ही सही मायने में जो नागरिक, अच्छे नागरिक है, वही एक देश की ताकत होते हैं। तो एक अच्छे नागरिक बने, खेल और खिलाड़ियों की ओर ध्यान दें और मैं यही कहना चाहूँगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रण सिंह जी आपका। मुझे उम्मीद है हमारे श्रोताओं को बेहतरीन जानकारी आपके द्वारा मिली होगी। आपका शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।